हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फर्स्ट लेक्चर ऑन वेव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। ठीक है, तो वेव का कॉन्सेप्ट लाइट का हम लोग रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो हम लोगों ने फिनिश किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि वेव ऑप्टिक्स यानी कि वेव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट समझने जा रहे हैं। तो उसका जो डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है लाइट के बारे में, लोग कौन कौन से थिंकर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो पहले एक स्टोरी के रूप में मतलब कहानी की तरह हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये जो लेक्चर है आज का लेक्चर, वो केवल डेवलपमेंट समझने के लिए है। इस पर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं नॉर्मली, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटा सा लेक्चर है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन है ये। इनका नाम है फ्रेंच मैथमेटिशियन, इनका नाम जो है 1637 की बात है, मतलब आज से करीब 400 साल पहले इसके थिंकर्स जो है सोचना शुरू किए थे लाइट क्या है। ठीक है, तो डेस्कार्टेज जो है वो इंडियन स्टाइल में इसे डेस्कार्टेज पढ़ते हैं, लेकिन फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन इसका है डेकार्ट। ये DAYKAAT, डेकार्ट इनका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, हम लोग अपने इंडियन स्टाइल में हमेशा नाम लेंगे। तो ही वॉज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन। उन्होंने क्या आइडिया दिया था कि लाइट इज ए पार्टिकल। सबसे पहला कॉन्सेप्ट लाइट को लेकर के आया था कि लाइट एक पार्टिकल्स है, और इन पार्टिकल्स को इन्होंने कार्पस्क्यूल्स का कॉन्सेप्ट दिया था, कार्पस्क्यूल्स बोला था। ठीक है, बट एट दैट टाइम वो उतना फेमस नहीं था। तो सर आइजक न्यूटन जो थे वो फिजिक्स के फेमस व्यक्ति थे उस समय। तो उस समय मतलब 1637 की बात है, और 10-20-30 साल के आसपास में क्या किया था, न्यूटन जो थे वो उस समय साइंटिस्ट थे। तो न्यूटन ने ही एक ये कार्पस्क्यूलर का कॉन्सेप्ट जो है बाद में उन्होंने दिया। ठीक है, तो इससे ये समझिए कि डेकार्ट ने इनका नाम कार्पस्क्यूलर का कॉन्सेप्ट आइडिया दे तो दिया था, मैथमेटिशियन थे, लेकिन उनके बात को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया था। फिर क्या हुआ कि न्यूटन साहब आए। न्यूटन साहब ने क्या कहा कि डेकार्ट का जो कॉन्सेप्ट था उसका जिक्र इन्होंने, डेकार्ट का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका जिक्र इन्होंने अपने बुक ऑप्टिका में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि लाइट इज ए पार्टिकल, और कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया उन्होंने। अब चूंकि न्यूटन उस समय का बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लोग उनको मानते थे, तो न्यूटन के बुक में मेंशन करने की वजह से कार्पस्क्यूलर थ्योरी लाइट में आया, और दुनिया इस चीज़ को जान पाई कि लाइट एक पार्टिकल्स है, और इसे न्यूटन्स कार्पस्क्यूलर थ्योरी के नाम से जाने जाने लगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि न्यूटन साहब ने कार्पस्क्यूलर थ्योरी को बताया अपने बुक में, जो कि ऑलरेडी डेकार्ट के द्वारा कहा गया था, लेकिन उनको उतना उस समय वैल्यू नहीं दिया गया था। फिर जाकर के बात हुई, फिर डेवलपमेंट आगे का देखते हैं। तो कार्पस्क्यूलर थ्योरी जो उन्होंने जब बताया, तो उन्होंने बताया कि लाइट जब एंटर करता है किसी लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में, तो उसका क्या होता है, इट अपने ये बेंड कर जाता है। किस तरफ बेंड करता है, ये देखिए, मान लीजिए कि एयर से ये लाइट एंटर कर रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे एंटर करती है, तो हमें पता है रिफ्रैक्शन हम लोग जानते हैं, बेंड कर जाता है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया कि किस लिए बेंड करता है, उन्होंने बताया इसलिए बेंड करता है कि इसके जो मीडियम्स हैं, ये जो मीडियम्स हैं हाई डेंसिटी मीडियम, वो क्या करते हैं, लाइट को अपने तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ये हाई डेंसिटी मीडियम्स हैं। ठीक है, मीडियम। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो हाई डेंसिटी लाइट मीडियम्स हैं वो इस लाइट को अपने तरफ ज़्यादा खींचता है, जिसकी वजह से ये इस तरफ बेंड हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? न्यूटन ने दिया। यहाँ पर बता रहा है हायर अट्रैक्टिव फोर्सेस फ्रॉम हाई डेंसिटी मीडियम। तो इसलिए उन्होंने, और दूसरा क्या क्या, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन हाई डेंसिटी मीडियम। ठीक है, विच इज फॉल्स। अभी हम लोगों को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो वैक्यूम में ही सबसे ज़्यादा होता है। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हाई डेंसिटी मीडियम में न्यूटन्स के समय ये कॉन्सेप्ट था कि हाई डेंसिटी मीडियम होगा तो लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, ये आज के डेट में गलत साबित हो चुका है। ठीक है, लेकिन न्यूटन जो थे उस समय वो बहुत भावी, मतलब कि उनका बहुत अथॉरिटी था, उसकी वजह से उनका कॉन्सेप्ट को सही माना गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, ये आता है डेवलपमेंट में जाते हैं। तो अराउंड 1678 में, जो कि न्यूटन के टाइम काल का ही समय है, ये क्या नाम है इनका, हाइगन। हिंदी मतलब इंडियन स्टाइल में से हाइगन ही पढ़ेंगे। ठीक है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा कुछ। ठीक है, हाइगन, उन्होंने क्या प्रपोज किया था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने कहा लाइट, फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल्स नहीं है बल्कि क्या है, वेव है। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट उन्होंने दिया था। कहा था उन्होंने कि ये मैकेनिकल वेव है और ये पार्टिकल नहीं है।
ठीक है, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। वेव फ्रंट का आइडिया दिया, वेवलेट्स का आइडिया दिया। इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं देंगे कि इसको हम डिटेल में आगे लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट फॉर ए वेव टू ट्रेवल इन ए मीडियम इज मस्ट, हमें पता है कि वेव में उस समय भी पता चल गया था कि अगर वेव है तो उसको मीडियम चाहिए। साउंड वेव होता है जिस तरह से, या कोई भी मैकेनिकल स्ट्रिंग में वेव है तो मीडियम वाइब्रेट करता है। लेकिन सूरज से लेकर के जब पृथ्वी तक लाइट आती है तो मतलब सन टू अर्थ, इन दैट केस वी नो दैट देयर आर वैक्यूम स्पेसेस, बहुत सारे स्पेसेस खाली हैं जहाँ पर मीडियम नहीं है। तो मीडियम ना होने की वजह से अगर वेव है तो कैसे आता है, तो इसलिए ईथर का कॉन्सेप्ट लाया गया। ईथर कॉन्सेप्ट, ईथर क्या था, ईथर बोला गया कि ईथर जो है एक टाइप का मीडियम है जो कि वेरी हाईली इलास्टिक एंड लो डेंसिटी मीडियम है, वेरी हाई इलास्टिक एंड लो डेंसिटी मीडियम, जिससे कि इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। v इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिक बाई डेंसिटी होता है, इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी, ये हम लोगों ने स्पीड ऑफ वेव में पढ़ा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि ईथर का कॉन्सेप्ट दिया कि वेव है और वेव जो है ईथर से होकर के, ईथर एक मीडियम है जिस होता है, उन्होंने कंसीडर किया, कंसीडर्ड एज ए हाईली इलास्टिक एंड लो डेंसिटी मीडियम एज ईथर। लेकिन उनका आइडिया पे ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वो न्यूटन के समय ये चीज़ कह रहे थे और उस समय न्यूटन ही सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, तो न्यूटन का बुलबुला था, न्यूटन की बात को सही माना जाता था। तो उनका जो पार्टिकल थ्योरी है उसको गलत कर पाना हाइगन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। तो हाइगन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आता है आपका लगभग 100 साल बीत गया, ठीक है, जब 1667, 65, 75 के आसपास की बात है। अब जा कर के काफ़ी समय बीत गया, तब जाकर के 1801 में 1801 में एक साइंटिस्ट हैं थॉमस यंग, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं आज के डेट में। इनके बारे में भी हम लोग अच्छे से इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। थॉमस यंग्स का जो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट था वो प्रूव कर दिया कि लाइट जो है वो वेव है और पार्टिकल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल होगा तो ये इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट नहीं उसको एक्सप्लेन कर पा रहा था, ठीक है। तो 100 साल बीत गए, अभी भी कन्फ्यूजन था कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है, लेकिन मैक्सिमम कन्फ्यूजन अब धीरे धीरे दूर हो रहा है, क्योंकि वेव के फेवर में साइंटिस्ट ज़्यादा आते जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइट एज ए वेव है इन्होंने कहा। उसके बाद क्या होता है, बाद में डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट किया गया। इंटरफेरेंस के बाद और भी एक्सपेरिमेंट किए गए। कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, ये एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन, और किनके द्वारा किया गया था, फ्रेनेल एंड फ्रॉनहोफर, ये दो साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा हाइजेंस थ्योरी को और सपोर्ट मिला कि हाँ लाइट जो है वो वेव है। तो यंग्स आए, फिर फ्रॉनहोफर आए, फ्रेनेल आए, इन लोगों ने प्रूव किया कि जो लाइट जो है वो क्या है, वेव है। फिर जाकर के सबसे बड़ा न्यूटन्स के थ्योरी को धक्का तब लगा जब जाके 1850 में फौकॉल्ट जो है वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या प्रूव किया, उन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट का स्पीड जो है वो वाटर में एयर से कम है, ज़्यादा नहीं है, जो कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। और ये जब प्रूव कर दिया तब तो सबसे बड़ा धक्का लगा, बोला कि इसका मतलब तो लाइट का कॉर्पस्कुलर थ्योरी ही गलत है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे। तब जाकर के इस पर रिसर्च होने लगा कि लाइट वेव है और वेव, लेकिन जाकर के बाद में कुछ साल बाद जाकर के 15-16 साल बाद जाकर के 1864 में मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना फेमस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया कि लाइट जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं, ये पार्टिकल्स नहीं है, ये जो क्या है वेव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वेव, और इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को डिराइव भी करके दिखा दिया। अब इनके पास इनका मतलब कि ये नहीं था, कोई जवाब नहीं था। तो न्यूटन्स का थ्योरी जो अभी तक माना चला आ रहा था कि लाइट पार्टिकल्स है, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे थे वेव थ्योरी पे। मैक्सवेल के प्रूव करने के बाद लास्ट में लोग मान लिए और कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। लाइट एक कॉर्पस्कल है, पार्टिकल्स है, ईथर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर चेंजेज आया है मैक्सवेल्स की थ्योरी के बाद। लाइट के थिंकर्स में कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा चेंज आया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टाइम वेरिएशन की वजह से जनरेट हुआ है। कि क्या यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाता है कि चलो लाइट वेव है, प्रूव हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बाद में पता चला क्या कि वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फिनोमेनॉन। बहुत सारे ऐसे फिनोमेनॉन थे, जैसे कि इन्होंने, एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट मिल्टन, ये साइंटिस्ट हैं, और फिलिप लेनॉर्ड, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइप का, मतलब लाइट, अब वापस लाइट का पार्टिकल प्रॉपर्टी हावी हो रहा है,
डेवलपमेंट होते जा रहा है, साइंटिस्ट नए नए आते जा रहे हैं, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दे रहे हैं जो कि वेव थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा है। वही यहाँ पे हुआ। तो मिल्किन्स एक्सपेरिमेंट और फिलिप लिनॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फाइनली किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया, जो उस समय नहीं एक्सप्लेन हुआ। मैक्सवेल्स थ्योरी तो लाइट को वेव बना दिया था, तो वेव के द्वारा तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन किया जा सका, तो उसको आइंस्टाइन ने उसको एक्सप्लेन किया था। किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज में मिला था। उन्होंने कहा था लाइट जो है फोटोन है, पार्टिकल्स है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा है, कभी वेव है तो कभी पार्टिकल है। ये जो है कन्फ्यूजन क्रिएटेड है अभी भी। वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देने के बाद भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रिसर्च के बाद पता चला कि लाइट पार्टिकल है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बना हुआ है, ठीक है। फाइनली 1924 में जाकर के डी ब्रॉगली पढ़ते हैं इसे हम लोग इंडियन स्टाइल में, डी ब्रॉय इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो फाइनली 1924 डी ब्रॉय प्रपोज किया कि लाइट इज नाइदर वेव, देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, नाइदर वेव नॉर पार्टिकल, ना तो ये पार्टिकल है ना ही वेव है, ये दोनों है और ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और इस थ्योरी को बोला गया कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, कि लाइट जो है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। लाइट पर बाद में और भी साइंटिस्ट आए और सब मिल करके एक नया फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसे हम लोग क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या है कि दुनिया की जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं उन सब में वेव प्रॉपर्टी भी है, और जिसमें वेव प्रॉपर्टी भी है उसमें पार्टिकल प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मतलब 1924 मतलब काफ़ी सालों बाद जाकर के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन आया, हाइजेनबर्ग्स की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आई कि बहुत सारी सिचुएशन अनसर्टेन है, हम लोग जो आसानी से बोल देते हैं कि ये पार्टिकल इस पोजीशन पे है, इस टाइम पे, वो नहीं संभव है, बताना नहीं संभव। ये हम लोग सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। श्रोडिंजर्स इक्वेशंस के बारे में उतना नहीं, लेकिन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। श्रोडिंजर्स के इक्वेशंस के बारे में केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट जब आया और जाकर के तब जाकर के कहीं इस चीज़ को सॉल्व किया गया कि लाइट जो है वो एक्चुअली क्यों कभी पार्टिकल की तरह और कभी वेव की तरह बिहेव करता है। तब जाके कहानी यहाँ पर क्या ख़त्म हो जाता है? नहीं, कहानी यहाँ पर भी ख़त्म हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी रिसर्च जारी है। हो सकता है आप में से या कोई एक साइंटिस्ट ऐसा हो जो अचानक से एक नया थ्योरी ला दे और बताए कि लाइट का असली बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो लाइट आज के डेट में क्या है? अगर आज के डेट की बात करें तो आज के डेट में लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कॉम्बिनेशन है उसका टाइम वेरिंग। ये देखिए, अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या है, लाइट दिखाया गया जिसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दो फील्ड्स हैं और लाइट प्रोपोगेट करता है इनके परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग से चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं उसमें जा कर के। और इस स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो किसी भी रिलेटिव कोई भी ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर भले स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा हो फिर भी उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट उसके रिस्पेक्ट में होगी वो इस सी के बराबर ही होगी, जिसका वैल्यू कितना होता है, जो होता है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये हमें पता है, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक। आज के डेट में क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर बात करें तो आज के डेट में क्या क्या प्रूव हो चुका है। लाइट ट्रेवल्स थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब भी जैसे एयर से पानी में या किसी चीज़ में जाता है तो इसका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज करता है, जैसे c/μ हो जाता है। यहाँ पर म्यू को क्या बोला गया है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होता है, विजिबल लाइट जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है 380 नैनोमीटर से लेकर के ये 780, ये शार्प नहीं है, ये एक अंदाज़ा है सिंपल, इतना 780 नैनोमीटर तक वेरी करता है। एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए बताया जा रहा है कि उसकी आंख के देखने की कैपेसिटी नैनोमीटर मतलब वेवलेंथ हो गया, मतलब इस रेंज के वेवलेंथ को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ए वाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रिक्वेंसीज, जो वाइट लाइट जो हमें दिखाई जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख रहे हैं वो इनके अंदर में बहुत सारे लाइट्स हैं। विबग्योर को याद कीजिए, ठीक है। ये सारे फ्रिक्वेंसीज जो हैं ये इसके अंदर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और ये वाइट कलर दिखाई देता है। उसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, जिसमें सिंगल कलर होता है उसे मोनोक्रोमेटिक। आइडियली मोनोक्रोमेटिक लाइट तो संभव नहीं होता है, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक मतलब हो गया सिंगल फ्रिक्वेंसी का लाइट। आइडियली किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंटली सेपरेट करना वो संभव नहीं है, लेकिन हाँ फ्रिक्वेंसी के विड्थ को, फ्रिक्वेंसी के जो रेंज है उसको बहुत कम किया जा सकता है। और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे लेज़र टेक्नोलॉजी है, लेज़र के जरिए क्या होता है लाइट की जो वेरिएशन है फ्रिक्वेंसी का उसको बहुत कम कर दिया जाता है।
ठीक है। तो उसे हम लोग नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। लेकिन मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल क्रोम, सिंगल कलर, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी, ये संभव नहीं होता है। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इतिहास हैं, हिस्ट्री है। अगर क्रोनोलॉजी में जाएं तो साइंटिस्ट का थोड़ा थोड़ा सा अगर नाम याद रहे तो स्टोरी में इंटरेस्ट आता है। तो स्टोरी में थोड़ा सा मज़ा आता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि कौन साइंटिस्ट थे, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और कहाँ से कहाँ तक आकर के डेवलपमेंट हुआ। ओके। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि लाइट को वेव का कॉन्सेप्ट लेकर के हाइजेंस प्रिंसिपल जो है, हाइजेंस प्रिंसिपल के ऊपर में हम लोग काम करेंगे। उसी के ऊपर में उन्होंने क्या थ्योरी दिया था, किस तरह से उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव किया, ये सारी चीज़ें दिखेंगे। क्योंकि कॉर्पस्कुलर थ्योरी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को तो प्रूव कर दिया था, लेकिन उस समय तक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाए थे, इसलिए उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अदरवाइज उस समय भी ये थ्योरी फेल हो गया होता। ओके।